हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, हमारा ये होने वाला है आज का लास्ट इस चैप्टर का लेक्चर। इससे पहले हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म्स को कंप्लीट कर लिया और ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कि आपकी ना पूरी किताब के अंदर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगी। बार बार मतलब आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन करी है। और ये चैप्टर वैसे मैंने आपको बता ही दिया था 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन जो टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गेन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर गेन। सबसे पहला सवाल मेरे सामने यहाँ पर खड़ा होता है कि सर, क्या गेन और जो प्रॉफिट है ये दोनों सेम वर्ड है? तो आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ये दोनों सेम वर्ड है? नहीं, ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। गेन अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। इनका ये अलग अलग क्यों है? रीजन इनके पीछे क्या है? तो जो प्रॉफिट होता है ना बच्चों, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को करके, अगर मान लो मैं पेन बेचता हूं या मैं पेन बनाता हूं, मेरा बिजनेस पेन बनाने का है, इसको बेचकर जो भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट के अंदर काउंट होगा। अदरवाइज गेन क्या होता है? गेन इररेगुलर एक्टिविटीज करके बिजनेस के अंदर जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न करा है उसको मैं गेन कहता हूं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, मेरा बिजनेस किस चीज का है? पेन मैन्युफैक्चरिंग का। अब मैंने यहां पर पेन बेचा तो जो मेरा प्रॉफिट आया उसको तो मैं प्रॉफिट की कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन मैंने उस बिजनेस की कोई भी फिक्स एसेट को अगर बेचा, अगर मैंने उसकी किसी भी फिक्स एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो बच्चों वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो आएगा मेरा गेन की कैटेगरी में। तो इसीलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है यहां पर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी हम कभी फिक्स एसेट को सेल करते हैं, उससे जो भी पैसा हमारे पास आता है प्रॉफिट, हम उसको नाम देते हैं गेन। तो था ना सिंपल, इजी था। इसी तरीके से आता है हमारा लॉस। लेकिन लॉस जो है वो दोनों चीजों में कॉमन रहता है, सेम रहता है। इसकी कोई दो कैटेगरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉफिट और गेन के दो अलग अलग नाम बताए। लॉस चाहे गेन में हो चाहे प्रॉफिट में हो, वो दोनों में सेम रहता है। अब ये कैसे होता है? जब भी हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट होता है। मान लो मेरे खर्चे हो गए 50,000 रुपए के, रेवेन्यू जनरेट हुआ 10,000 का, तो यहाँ पर घाटा कितने रुपए का हो रहा है? सर 40,000 रुपए का घाटा होता है। तो ये जो 40,000 रुपए का घाटा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिव ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए तो वो लॉस है। तो लॉस का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? एक्सपेंस में सारे रेवेन्यू को घटा दो, जितने भी एक्सपेंस हुए हैं टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रेवेन्यू को घटा दो, आपका लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों स्टॉक। स्टॉक क्या है? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, एक पॉइंट आया अनसोल्ड, और दूसरा अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट। अब देखो, मान लो ये साल की हुई शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को और साल का अंत होगा 31 मार्च 2024 को। ठीक है जी, ये है मेरा पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड। इस दिन मान लो मेरे पास ये सब क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक। ये सब क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक। ठीक है, ये कुछ मेरे पास बॉक्सेस हैं, इसके अंदर पेन्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं। अब ये जो 1 अप्रैल को रखा हुआ था, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, साल की जिस दिन शुरुआत हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ? बिजनेस करा, बिजनेस करा, बिजनेस करा, बिजनेस करा, बिजनेस करा, बिजनेस करा। इन बॉक्सेस में से जिसके अंदर पेन रखे हुए थे, कुछ बॉक्सेस सोल्ड हो गए। मान लो 5 बॉक्स सोल्ड हो गए, सोल्ड 5 बॉक्स। बचे कितने लास्ट में आकर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स सोल्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बचे। ठीक है, ये 7 बॉक्स बचे, 3 3 6 2 8, सॉरी 8 हो गए बच्चों। ये हो गए हमारे 7 बॉक्स। तो ये जो बचे हुए बॉक्सेस हैं, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो कहानी स्टॉक की ये समझ लो आप। ठीक है, अब वो स्टॉक, वो अनसोल्ड स्टॉक या अनयूज्ड स्टॉक जो हमने मैन्युफैक्चर करे थे एक पर्टिकुलर डेट के दौरान, उसको हम नाम देते हैं स्टॉक का। उन गुड्स को हम नाम देते हैं स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है फिनिश गुड। अब होता क्या है बच्चों, मार्केट से हम कुछ रॉ मटेरियल लेकर आए पेन बनाने का, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये कच्चा माल है जो मार्केट से हमने खरीदा। जैसे प्लास्टिक चाहिए थी, इसकी बनाने के लिए कुछ आयरन के पीसेस चाहिए थे, या फिर इसके अंदर जो रिफिल है वो चाहिए थी, इंक चाहिए थी, तो वो हमारा हो गया सब रॉ मटेरियल। हमने क्या करा? इसके ऊपर काम करा, इसके ऊपर काम करा, काम करा, काम करा, मशीनरी के अंदर इसके अंदर काम हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये मशीन से जब बाहर निकले तो बिल्कुल कंप्लीट फिनिश गुड बनके तैयार होकर निकले, ये हो गया फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा सामान तैयार।
तो ये इस तरीके से 3 कैटेगरी में स्टॉक को बांटा जाता है। रॉ मटेरियल भी एक स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस जब उस पर काम हो रहा है तब भी वो एक स्टॉक है, और फिनिश अब वो मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, उस सिचुएशन में भी वो एक स्टॉक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक और। यहां पर मेरे पास बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, बच्चे जिसके ऊपर बैठ मतलब जिस पे बैठते हैं। अब वो तो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से एसेट, वो मेरे लिए क्या है, एक एसेट। ये तो मेरे लिए चेयर एसेट है, लेकिन जिस इन चेयर्स को जहां से मैंने खरीदा था, जिस शॉप से मैंने खरीदा था, क्या उसके लिए भी एसेट है? नहीं सर, उसके लिए एसेट नहीं है, उसके लिए ये होगा स्टॉक, क्योंकि उसने बेचने के लिए रखा हुआ है ना। तो स्टॉक वो चीज होती है जिनको हम बेचने के लिए भी रखते हैं। क्लियर है? कोई चीज किसी के लिए एसेट हो सकती है तो किसी के लिए स्टॉक हो सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेट। बैड डेट, अब ये देखो, ये बहुत प्यार से समझ आएगा। आपने डेटर वाली कहानी तो सुन ली थी, जब हमने एक व्यक्ति ने किसी को सामान दूसरे व्यक्ति को बेचा था, या बिजनेस से सामान इसने उधार में परचेज करा था, तो बिजनेस के लिए व्यक्ति क्या हो गया था, थर्ड पार्टी को काट देते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर होगा क्या, इस बिजनेस ने इसको सामान तो सोल्ड कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसको पैसे तो नहीं दिए थे। तो अब क्या हो गया, ये बन गया था डेटर, ये बन गया था डेटर। अब इस बंदे ने बोला था कि मैं आपको 2 महीने के बाद पे करूंगा, आपको याद होगी पूरी की पूरी कहानी, आफ्टर 2 मंथ पे कर दूंगा। लेकिन 2 महीने के बाद इसने पैसे देने की जिस दिन डेट आई उस दिन कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन हो, बिजनेस को साफ मना कर दिया पैसे देने से। तो इसका मतलब ये जो डेटर था हमारा वो क्या हो गया, बैड हो गया। अब इसने पैसे देने से मना कर दिया। तो ऐसे डेटर जो नॉट रिकवरेबल हो, जिनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो हमारे होते हैं बैड डेब्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी कभी किसी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में रिडक्शन आ जाए, उसकी वैल्यू गिर जाए। इसका भी मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एग्जांपल दिया था। मान लो एक फोन है, आपने आज उसको खरीदा है 10,000 रुपए का, आपने उसको 5 साल यूज कर लिया, 5 साल के बाद भी क्या उसकी कीमत 10,000 होगी? नहीं, वो घटकर हो सकता है 2,000 का ही रह जाए। तो जो यहां से लेकर यहां तक यूज करने पर उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, उसको हम नाम देते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन का। इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इसकी जो डेप्थ है हम उसके अंदर समझेंगे। उस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको इसको पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। अभी के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखो, इससे ज्यादा आपको समझने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है डिस्काउंट। तो ये लास्ट पॉइंट हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जब भी हम किसी को किसी सामान को बेचने पर कोई छूट दे देते हैं, यानी कि जितने का हम उसे बेच रहे हैं हम उससे कम प्राइस में उसको बेचते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं बच्चों डिस्काउंट। मान लो आप इस पेन को मार्केट से लेने के लिए गए, पेन की कीमत थी 10 रुपए, अंकल ने आपको 9 रुपए में दे दिया, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये हो गया आपके लिए 1 रुपए का डिस्काउंट। अब यहां पर देखें, अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी हम सामान को बेचेंगे और उस प्राइस की जो गुड्स का जो प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आई होप आपको समझ आया। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सर क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटी। मान लो ये एक बिजनेस है, यहाँ पर ये कुछ प्रोड्यूस मतलब बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब की बारी पेंसिल बना रहा है, पेंसिल का बिजनेस है, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ पर आया और ये कहने लगा, अंकल अगर मेरे को आपसे एक पेंसिल लेनी है तो आप कितने में दोगे? अंकल ने कहा 10 रुपए में। 2 लेनी है, अंकल ने कहा 20 रुपए में। 3 लेनी है तो अंकल ने कहा 30 रुपए में। 4 लेनी तो अंकल ने कहा 40 रुपए में। अच्छा अंकल, अब आप ये बताओ, अगर मैं 1000 पेंसिल एक साथ खरीदूं तो अब आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को कितने रुपए में दोगे? तो अंकल ने हिसाब लगाया, भाई 1000 पेंसिल बैठती तो 10,000 की है। तो अंकल ने कहा कि मैं आपको 9,000 रुपए में पेंसिल दे दूंगा, यानी कि अंकल ने इसको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ये डिस्काउंट इसको मिला कब? ये मिला जब इसने बल्क क्वांटिटी में सामान को परचेज करा। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जहां पर प्राइस को रिड्यूस करा जाता है, किसके द्वारा? सेलर कौन है यहाँ पर? ये बिजनेस, ये सेलर है। और बायर कौन है? ये बच्चा, ये बायर है, ठीक है। टू द परचेज ऑफ गुड्स खरीदने पर, व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटी, बशर्ते ये सामान जो है बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। खास बात यह है कि हम कभी भी अकाउंट्स की किताबों में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम इस डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगी आपके बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कैश डिस्काउंट। अब मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो बल्क क्वांटिटी में काम आता है। कैश डिस्काउंट का कहां काम आता है?
कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउ फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। जब हम कभी हाथ के हाथ या जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ। ये व्यक्ति यहाँ बिजनेस से कुछ सामान परचेज कर रहा है, मतलब ये भी पेंसिल परचेज कर रहा है। अब इसने मान लो 100 पेंसिल ले ली, ठीक है। अगर इसने हाथ के हाथ पैसे दिए, इसने कैश में पैसे दिए, तो ये जो बिजनेस वाले अंकल हैं ये इसको हो सकता है उस टाइम पर बोले कि तुम मेरे को कैश में पेमेंट कर रहे हो तो ये लो आपके लिए कैश डिस्काउंट, आपको 10 रुपए कम देने पड़ेंगे। या फिर अंकल इसको लालच देंगे, अंकल इसको बोलेंगे कि अगर तुम मुझे 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो और अगर आपको 10,000 रुपए टोटल पेमेंट देनी है तो आप 10,000 मत देना, 5 दिन के अंदर अंदर दे दोगे तो 9,000 रुपए देना, आपका मेरा सारा हिसाब हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर ये 5 दिन से ज्यादा ले लेता है तो फिर इसका मतलब ये वैसे तो उधार में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो टाइम खिंच जाएगा। तो कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि पेमेंट जल्दी से जल्दी निकल कर आ जाए, कैश में आ जाए, तो इनका काम भी आगे का चलता रहे। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करा जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ आ गई मेरी बच्चों बात? तो बच्चों ये तो थी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंट टर्म्स की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको लेक्चर वाइज लेक्चर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वाकई समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, नई टर्म्स के साथ, नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।